ये कहानी है एक रक्षा नाम की भोली चुड़ैल की। रक्षा एक समझदार और सूझी लड़की थी। रक्षा अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। रक्षा के पिताजी की एक किराने की दुकान थी, जहाँ पर वो किराने का सामान बेचा करते थे, और रक्षा की मम्मी घर पर घर का काम किया करती थी। और रक्षा अपनी सहेलियों के साथ गांव में घूमती रहती और एक दूसरे के काम में भी हाथ बटाती थी। एक दिन रक्षा किसी काम से अकेली गांव की तरफ जा रही थी। तभी रक्षा के सामने एक लड़का आता हुआ नजर आता है। अरे कौन हो तुम, और मैंने तुमको इस गांव में पहली बार देखा है। लड़का कुछ भी नहीं बोलता है और उसे ही देखता रहता है। लड़के ने रक्षा को पहली बार देखते हैं उसे प्यार हो गया है। मेरा नाम राहुल है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। मैं 4-5 सालों से बाहर गांव में पढ़ाई कर रहा था और आज ही इसी गांव में आया हूँ। अच्छा तो राहुल, मेरा नाम रक्षा है और मैंने तुमको अभी और पहली बार देखा है और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तभी राहुल भी बोलता है कि हाँ रक्षा, मैं भी तुमको देखा तो मुझे भी तुमसे बहुत प्यार हो गया है। तभी रक्षा बोलती है कि हाँ राहुल, हम दोनों का एक दूसरे से प्यार है, तो राहुल मैं अपने घर पर पूछ लूंगी कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। राहुल भी हाँ कर लेता है और दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। रक्षा घर पहुंचकर अपने माता पिता से बोलता है कि मम्मी, मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। रक्षा की मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा, हम शादी तो कर देते हैं, लेकिन लड़का कौन है और क्या करता है। हाँ रक्षा बेटा, और हमारा नया जमाई कहाँ पर रहता है? अरे पिताजी, आपका जमाई इसी गांव में रहता है और मम्मी और वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तभी रक्षा की मम्मी और उसके पिताजी शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और इधर राहुल भी अपने माता पिता से शादी के बारे में बात करना है और राहुल के माता पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं। राहुल के पिताजी किसान थे और खेती करते थे और उसकी मम्मी दूसरों के घर पर काम करने जाती थी। और थोड़े दिन बाद ही राहुल के और रक्षा के घर वाले एक होटल में शादी फिक्स करने के लिए मिलते हैं और शादी फिक्स कर देते हैं। कुछ दिनों बाद राहुल और रक्षा की शादी हो जाती है और वो दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन राहुल किसी काम से बाहर जा रहा था, तभी उसे एक खूबसूरत लड़की मिल जाती है। राहुल को उसे लड़की से प्यार हो जाता है और वह लड़की उसे बोलता है कि तुम अपनी पत्नी को मार डालो और हम दोनों साथ ही रहने लगेंगे। तभी राहुल घर जाकर रक्षा को मार डालता है। तभी से रक्षा भूतनी बनकर घूमती रहता था। जग्गू गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पिता 10 साल पहले किसी बड़ी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जग्गू और उसकी बूढ़ी माँ अकेले ही रहते थे। जग्गू अपनी कॉलेज की 4 साल की पढ़ाई पूरी करके वापस अपने गांव लौट आया था। जग्गू के पिता के पास कोई खेती नहीं थी, उनके पास केवल एक गाय थी और खाने के लिए वो मजदूरी करते थे। एक दिन गांव की ओर से एक आदमी बैग लेकर गांव और आता है और सीधा सीधा जग्गू के घर पर आकर जग्गू से बोलता है कि अरे भाई, इस गांव में मैं पहली बार आया हूँ और मुझे जग्गू नाम के लड़के के घर पर जाना, क्या तुम मुझे जग्गू का घर बता सकते हो क्या? तभी जग्गू बोलता है कि अरे भाई, मैं ही जग्गू हूँ। तभी वो आदमी बोलता है कि अरे भाई, तुमने 3 साल पहले जिस कॉलेज में पढ़ाई की थी उस कॉलेज से तुमने पुलिस में फॉर्म भरा था और तुमने जो परीक्षा दी थी उसने तुम पास हो गए हो और मैं तुमको नौकरी के लिए लेने के लिए आया हूँ। तभी जग्गू बोलता है कि हाँ भाई, मैंने कॉलेज में पुलिस का फॉर्म भी भरा था और परीक्षा भी दी थी, और अगर मैं उसमें पास हो गया हूँ तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर जग्गू और वो आदमी गांव से होकर शहर की ओर जाने लगते हैं और जग्गू कई दिनों बाद फिर पुलिस की वर्दी पहनकर गांव की ओर आता है और अपने घर पहुंचकर अपनी बूढ़ी माँ से बोलता है कि माँ, मैं आपका बेटा जग्गू, माँ मैं पुलिस वाला बन गया हूँ और अब हमें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी माँ। तभी जग्गू की माँ बोलती हैं कि हाँ बेटा जग्गू, तू अब पुलिस वाला बन गया है और अब तुझे शहर ही रहना होगा और अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। और जग्गू वहाँ से चल शहर की ओर चल पड़ता है। एक दिन जग्गू की ड्यूटी उसी के गांव में होती है और शहर की ओर से एक आदमी आता है। तभी जग्गू उसे रोकता है और बोलता है कि अरे भाई, किधर से आ रहे हो और किधर जाओगे, और जल्दी से पैसे निकल लो, तुम कोई गलत काम करके आ रहे हो। तभी वो आदमी बिना कुछ बोले वहाँ से चल पड़ता है।
और जग्गू के माँ के पास जाके उसकी माँ से बोलता है कि अरे बूढ़ी माँ, मैं एक बड़ा अफसर हूँ और आज आपके बेटे को आज मैंने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और आज उसकी ड्यूटी आपके ही गांव में है और वो लोगों से रिश्वत ले रहा है। आज मैं भेस बदल कर आया हूँ तो उसने मुझे पैसे ऐंठने की कोशिश की है, तो आप आज उसे समझा दे वरना उसको नौकरी से निकाल दूंगा। तभी बूढ़ी औरत और जग्गू से मिलने पहुंच जाती है और जग्गू से बोलती है कि बेटा, मुझे पता है कि तू लोगों से रिश्वत लेने लगा है और बड़ा अफसर तुझे नौकरी से निकाल देगा। ये कहकर बूढ़ी माँ वहां से चल पड़ती है और जग्गू भी हाँ करके वहां से चला जाता है। ये कहानी है एक छोटे गांव चुनरगा की, जो बहुत छोटा सा गांव है। इस छोटे से गांव चुनरगा में एक बहुत ही गरीब बुढ़िया रहती थी, जो एक छोटे से झोपड़े में रहती थी और लेकिन बुढ़िया मन की बहुत ही खराब थी। उसके साथ एक अजीब तरह की बतख रहती थी, जो एक जादुई बतख थी जो बोलती थी। एक दिन बतख बुढ़िया से बोलती हैं कि ओ बुढ़िया माई, मैं कई दिनों से भूखी हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम मुझे खाना नहीं देती हो, अब मैं तुम्हें छोड़कर वापस अपने घर जा रही हूँ। तभी बुढ़िया बतख से बोलती हैं कि तू मेरे घर बैठी बैठी खाती है और मैं तुझे कमाकर खिलाती हूँ और अब मैं नहीं काम कर सकती हूँ और नहीं तुझे कुछ खिला सकती हूँ। तभी बतख बुढ़िया मन बोलती हैं कि तुम्हारा खाना अपने पास रखो और तुम जो मुझे लोगों को बेवकूफ बनाने में मुझे इस्तेमाल करते हो और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये कहकर बतख वहां से जंगल की तरफ भाग जाती और बुढ़िया भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। बतख दौड़ती हुई जंगल की ओर बोलते बोलते जाती है और बुढ़िया भी उसके पीछे मन मन में कुछ पढ़ते हुए उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ भागती है। भागते भागते बुढ़िया बोलती है कि रुक जाए नीचे, बतख रुक जा। तभी बतख को जंगल में एक साधु महाराज दिखते हैं। बतख साधु महाराज से बोलता है कि साधु महाराज, मेरा आपको नमस्कार। साधु महाराज, मैं एक बोलने वाली जादुई बतख हूँ और मैं पहले इसी जंगल में रहती थी। इस जंगल से मुझे एक बुढ़िया औरत उसके घर लेकर चली गई थी और वह घर ले जाकर मुझे गलत काम करवाती थी और वह लोगों से पैसा लूटती थी और वह मुझे खाना भी नहीं खिलाती थी। इसलिए आज मैं वहाँ से भागकर जंगल में आ गई हूँ और वह बुढ़िया भी मेरे पीछे पीछे भागकर आ गई है, तो कृपया साधु महाराज मेरी रक्षा करें। तभी साधु महाराज से बोलते हैं कि ये जादुई बतख, मुझे सब कुछ पता है कि तुम इस जंगल से 5 साल पहले उस बुढ़िया के साथ गई थी और वह बुढ़िया तुम्हें खाना भी नहीं देती थी और बुढ़िया भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर ही जंगल में आ गई है। तभी बुढ़िया धीरे धीरे थकी हुई उसे बतख के पीछे उसे जंगल में पहुंच जाती है। तभी साधु जी उसे बुढ़िया से बोलते हैं कि ए बुढ़िया माई, तू इस बतख के पीछे पीछे क्यों आए हो? और बुढ़िया माई, ये बतख मैं ही यहाँ से तुमको दी थी, यह मत सोचना कि तुमको मिली थी। मैंने ही यहाँ पर ऐसे रखा था ताकि उसे समय तुम्हारे गरीबी में तुम्हें सहायता मिल जाएगी, लेकिन तुमने लालच किया और लोगों से पैसा लेने लगी और यह बतख अब तुम ले जाओ। अब यह नहीं बोल पाएगी और नहीं यह अब तुम्हें छोड़ेगी और अब तुम जहाँ तक जीवित रहोगी वहां तक ये बादल तुम्हारे ही साथ रहेगी और अगर तुमने बतख को खाना नहीं खिलाया तो तुम्हें अब तक कटने लगेगी। ये कहकर साधु जी वहां से तुरंत गायब हो जाते हैं और बतख और वह बुढ़िया माई वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव खटमपुर नामक गांव की। उस छोटे से गांव खटमपुर में एक श्यामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। लकड़हारा श्यामू अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके जीवन में उसके पत्नी के अलावा कोई नहीं था। श्याम और उसकी पत्नी दोनों एक छोटे से घर में अकेले ही रहते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। श्यामू रोज अपने घर से अपने कुल्हाड़ी को लेकर गांव के रास्ते से और पास के एक छोटे से जंगल से गुजरा हुआ पास के बड़े जंगल में जाकर श्यामू को जंगल में लकड़ी नहीं मिलने पर वह खेत के पास पड़े एक पुराने पेड़ को काटकर अपने घर की ओर ले जाता है। फिर लकड़हारा श्यामू लकड़ी और कुल्हाड़ी लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। श्यामू उसे बड़े जंगल में गुजरता हुआ पास के छोटे जंगल से भी गुजरता हुआ मन में बोल बोल कर उसे जंगल से अपने गांव की तरफ जाने लगता है। घर पहुंचकर श्यामू अपनी पत्नी से बोलता है कि अरे ओ मेरी भगवान निशा, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर आ गया हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जंगल में भी अब लड़कियां नहीं मिलने लगी है और मुझे खेत के पास एक पेड़ मिला तो मैं उसकी लड़कियां काट कर ही लाया हूँ। मुझे और ज्यादा लड़कियां लेने के लिए अब दूसरा जंगल ढूंढना होगा वरना हम भूखे मर जाएंगे।
तभी श्यामू की पत्नी बोलती है कि हाँ जी, मुझे पता है आप जंगल से थके हुए आए हो और आपकी सुबह के बाद दोपहर की रोटी नहीं खाई है और मैं आपके लिए रोटी बनाकर रखी है, और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अगर जंगल में लकड़ी या नहीं रही तो आपको दूसरा जंगल जुड़ना पड़ेगा, वरना हम सही में भूखे मरते रहेंगे। तभी श्यामू उसकी पत्नी की बात में हाँ कर देता है और उसकी पत्नी वहाँ से चल पड़ती है और श्यामू मन ही मन सोचता है कि हाँ निशा और मेरी दोनों की बात एक ही मिल रही है, और अगर सही में जंगल में और लकड़ियां नहीं बची तो सही में हम भूखे मर जाएंगे और हमारे आने वाले बच्चे भी हमको गलत समझेंगे और हम पर दोस्त जताएंगे। मुझे उसे जंगल में और जितने भी लकड़ियां बची है उनको लेकर और पैसे इकट्ठे करने होंगे और घर का गुजारा चलना पड़ेगा। तभी श्यामू लकड़ी को वहां पर रखकर और कुल्हाड़ी साथ में लेकर घर से बाहर निकलने लगता है। फिर श्यामू जंगल पहुंचकर सोचता है कि यहाँ पर तो मुझे लड़कियां नहीं नजर आ रही है, और यह सोचते सोचते उसके मन में उसे जंगल के पास के गांव में रहने वाले रामू की कहानी याद आ जाती है कि उस छोटे से गांव में एक रामू नाम का एक जवान लड़का रहता था। रामू एक दिन अकेला एक सुनसान बड़े घने जंगल में जाता है। रामू अकेला उस जंगल फटाफट चलता है, मगर रामू को नहीं पता था कि उसे जंगल में एक भूत भी रहता है। वह भूत रामू का पीछा करता है, लेकिन रामू को पता नहीं होता और वह रामू के पीछे चलते चलते रामू को गायब कर देता है। ये सोचकर श्यामू उसे जंगल से फटाफट निकलकर और गांव की ओर दौड़ने लगता है। श्यामू जंगल से दौड़ता दौड़ता हुआ और घबराया हुआ गांव में तेज रफ्तार से भागते हुए घर की ओर जाता है और घर पर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि अरे भगवान निशा, वह तो वही बड़ा जंगल है जहाँ उस जंगल के भूत ने पास के गांव के रामू को खाकर गायब कर दिया था। तभी निशा श्यामू से बोलती है कि हाँ जी, आप सही बात बोल रहे हैं, वहाँ एक भूत ने किसी रामू नाम के आदमी को गायब कर दिया था, तो आप भी उसे जंगल में अब मत जाना, वरना वह भूत अगर आपको गायब कर देगा तो मैं क्या करूंगी। तभी श्यामू के पीछे पीछे वह भूत भी गांव में आ जाता है। तभी भूत को देखकर श्यामू की पत्नी जोर जोर से बोलता है कि मैं छोटी थी जब मेरे सपने में भगवान आए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि जिसे तुम्हारी शादी होगी वह एक भगवान का रूप ही होगा, इसलिए आप चिंता ना करें, अपने भगवान है तो आपका बहुत कुछ भी नहीं कर पाएगा और मेरा भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप बेफिक्र रहे। श्यामू तक रह जाता है और इधर बहुत बाहर सारी बातें सुन रहा था। यह बातें सुनकर भूत गांव को छोड़कर वापस जंगल की तरफ चला जाता है और उसके साथ एक भूतनी भी वापस लौट जाती है, और अब रामू और निशा बिना फिक्र की अपना जीवन आनंद में और मंगलमय व्यतीत करने लगेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नरी एक माता का रूप होती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव जौनपुर नामक गांव की। जौनपुर नामक गांव में एक अंकित नाम का एक हटा गट्टा और बलवान और एक समझदार लड़का रहता था। अंकित अपने गांव में अपने बूढ़े पिता और जवान बहन के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। अंकित एक गरीब घर से था और अंकित के पापा जन्म से बहुत गरीब थे। अंकित के पिता एक किसान थे। अंकित के पिता के पास एक छोटा सा और एक बंजारा छोटा सा खेत का टुकड़ा था। उसी छोटे से गांव जौनपुर में एक प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। प्रिया अपनी पढ़ाई पास के शहर में कर रही थी। प्रिया करीबन 2 साल बाद वापस अपने गांव लौट आई थी। प्रिया भी अंकित की तरह एक छोटे से गरीब घर से थी। प्रिया के घर में उसके पिता के सिवाय उसके साथ कोई नहीं था। प्रिया के पापा भी अंकित के पापा की तरह एक गरीब किसान थे और उनके पास अंकित के पापा के पास से भी कम जमीन थी। अंकित एक दिन अपने घर से अपने कुएं की ओर गांव के रास्ते से गुजरते हुए जाता है। अंकित अपने कुएं पर पहुंचकर खेत पर खड़े अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी, आज मैं खेत पर आया हूँ। तभी अंकित के पिताजी अंकित से बोलते हैं कि हाँ अंकित बेटा, तुम अपनी 4 साल की पढ़ाई करने के बाद इतने लंबे समय बाद तुम अपने कुएं पर आए हो, और अंकित बेटा तुम्हें कोई पर आने पर कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तभी अंकित अपने पिताजी से बोलता है कि अरे नहीं मेरे प्यारे पिताजी, मुझे आने में कुछ भी तकलीफ नहीं हुई है और मैं कुएं पर इसलिए आया हूँ कि आप थक गए होंगे तो आप घर पर चले जाए और मैं खेत संभाल लूंगा। तभी अंकित के पिताजी अंकित से बोलते हैं कि अरे अंकित बेटा, अभी भी मैं नहीं थका हूँ, और जब मुझे ऐसा लगने लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी तो तुम मेरी चिंता मत करो और घर पर चले जाओ। घर पर तुम्हारी बहन अकेली होगी और वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी।
तभी अंकित अपने पिताजी से बोलता है कि हाँ तो पिताजी आप बोल रहे हैं तो मैं घर पर चला जाता हूँ, और जब आपको ऐसा लगे कि आप थक रहे हैं तो आप मुझे बोल देना, क्योंकि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं और आपसे ज्यादा दिन काम नहीं होगा और अब आपको आराम करना चाहिए और मुझे काम। तो पिताजी अपने घर पर जाता हूँ, बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। अंकित अपने पिताजी को ये बात करके गांव की तरफ निकल जाता है और इधर प्रिया भी अपने पिताजी के पास खेत पर पहुंच जाती हैं और अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी अब आप बूढ़े हो गए हो और आप से ये खेत का काम अब नहीं होगा और अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और अब आप आराम कीजिए और मैं ये खेत का काम कर लूंगी। तभी प्रिया के पिताजी प्रिया से बोलते हैं कि अरे प्रिया बेटा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी बेटी मिली है। और प्रिया बेटा, तुम्हें मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। प्रिया बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कर लूंगा। अभी तो मैं 4-5 साल और खेती कर सकता हूँ। और प्रिया बेटा, तुम तो लड़की हो और लड़कियां खेती नहीं करती है और तुम्हारी शादी की उम्र भी हो चुकी है, तो मुझे तुम्हारे लिए लड़का भी ढूंढना है। तो प्रिया बेटा, अब तुम घर पर जाओ और मेरे लिए खाना बना देना, मैं अभी आ रहा हूँ। प्रिया अपने पिताजी को हाँ करके खेत पर से कर क्यों निकल जाती है। प्रिया जब करके और जा ही रही थी तब उसे रास्ते में एक लड़का मिल जाता है। तब प्रिया को उससे प्यार हो जाता है और प्रिया उसे बोलता है कि रुको, कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ पर जा रहे हो। तभी वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम अंकित है और मैं इसी गांव में रहता हूं और मैं एक गरीब परिवार से हूं और मेरे पिताजी जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती करते हैं और मैं 4 सालों से बाहर शहर में पढ़ाई कर रहा था और अब शहर से लौटा हूं और पिताजी को खेती में मदद करना चाहता हूं। और तुम कौन हो? तुम्हें भी मैं इस गांव में पहली बार देखा है। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं भी इस गांव में रहती हूँ और मेरा नाम प्रिया है और मेरे पिताजी भी जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती करते हैं और मैं भी 2 सालों से बाहर पढ़ाई कर रही थी और मैं भी अपने पिताजी के खेती में हाथ बटाना चाहती हूँ और मेरे घर में मेरे पिताजी सिवाय मेरा कोई नहीं है और आज तुम्हें देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो तुम अपने पिताजी से शादी के बारे में बात करना और मैं भी अपने पिताजी से शादी के बारे में बात करूंगी। एक एक कर दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। तभी अंकित अपने घर पहुंचकर अपने पिताजी और अपनी बहन से बोलता है कि पिताजी, जब मैं खेत पर से आ रहा था तब गांव के रास्ते पर मुझे एक लड़की मिली। वो लड़की मुझे बोल रही थी कि मैं इसी गांव में रहती हूं और मुझे तुमसे प्यार हो गया है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर अंकित की बहन और उसके पिताजी हाँ कर लेते हैं और इधर प्रिया भी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे अपने ही गांव का एक अंकित नाम का लड़का पसंद आ गया है और जब मैं खेत से लौट रही थी तब मेरी मुलाकात रास्ते में से हुई थी और अंकित एक समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है, वो मुझे बहुत पसंद है और वह भी अपने पिताजी से शादी के बारे में बात करेगा। नोबिता जी, आप आज के ऊपर बोल रहे थे कि मेरी शादी करने की उम्र हो गई है, तो अब मेरी शादी अंकित से कर दीजिए, वो मुझे बहुत पसंद है। तभी अंकित के पिता और उसकी बहन और प्रिया के पिता भी मंदिर में पहुंच जाते हैं और उनकी शादी कर देते हैं और अब उन दोनों का जीवन अच्छी तरह बीतने लगता है। ये कहानी है एक छोटी सी गांव लखनपुर नामक गांव की। इस गांव में एक अंकित नाम का एक समझदार और वफादार लड़का रहता था। गांव में अंकित जैसा चतुर और समझदार लड़का कोई नहीं था। अंकित अपने गांव के किसानों को शहर की नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताता था और फिर वापस अपने घर की तरफ लौट जाता था। अंकित अपनी 12वीं की परीक्षा को पूरा करके वापस अपने गांव की तरफ लौट आया। अंकित गांव आकर अपने पिताजी के दूध के व्यवसाय में उनके साथ लग गया। अंकित और अंकित के पापा अपने दूध शॉप पर बोलते हैं कि दूध ले लो भाई, एकदम गाढ़ा और ताज़ा दूध, आओ भाई आओ। अरे भाई, मुझे दूध दो ना, मैं कब से खड़ा हूँ। तभी अंकित बोलता है कि अरे हाँ भाई, रुको रुको, मैं अभी देता हूँ। फिर दूध बेचने के बाद अंकित के पापा अंकित से बोलते हैं कि अरे अंकित बेटा, तेरे शहर से आने के बाद हमें दूध के व्यवसाय में कई ज्यादा मुनाफा होने लगा है। हाँ पिताजी, अब हमें दूध के व्यवसाय में अधिक मुनाफा होने लगा है, क्यों ना पिताजी हम अपने व्यवसाय को बड़ा कर लेते हैं। फिर अंकित अपनी व्यवसाय को बड़ा कर देता है और एक बड़ी शॉप खोल लेता है। सुपर ग्राहकों को बुलाने के लिए बोलता है कि आओ भाई आओ, आपको मिलेगा अंकित की बड़ी शॉप पर एकदम ताज़ा और गाढ़ा दूध। आप दूध ले जाते ही बोलेंगे कि क्या दूध दिया, आओ भाई आओ। बड़ी शॉप खोलने पर अंकित को अब और अधिक ज्यादा मुनाफा होने लगा था। फिर एक दिन अंकित के मन में लालच आया कि
अब मेरे पास बड़ी शॉप है और ऐसी शॉप गांव में किसी की नहीं है और अब मैं ऐसी और शॉप खोल लूंगा जिससे कि मुझे और ज्यादा पैसा मिलेगा। अब मुझे एक नौकर रख लेना चाहिए। फिर अंकित अपनी शॉप से सारा दूध बेचकर शॉप को बंद करके गांव की तरफ नौकर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरे गांव में जाते ही अंकित को एक किसान मिल जाता है। वो उससे बोलता है कि अरे भाई, मैं पास के गांव में रहता हूँ। मेरी गांव में एक बड़ी दूध की शॉप और मैं उस शॉप का मालिक हूँ। मैं अपने आसपास के गांव में भी शॉप खोलना चाहता हूँ और मुझे एक नौकर की जरूरत है। क्या तुम मेरी शॉप पर काम कर सकते हो क्या? तभी किसान बोलता है कि अरे सेठ जी, मैं तो एक किसान हूँ और मेरे पास काम करने के लिए एक खेत है जिससे मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो जाता है। तो सेठ जी, मैं आपकी शॉप पर काम नहीं कर सकता। आप गांव में जाओ, आपको कहीं ना कोई मिल ही जाएगा। ये कह के किसान वहां से अपने खेत की ओर निकल जाता है। तभी अंकित के पास एक आनंद नाम का लड़का आता और उससे अंकित बोलता है कि अरे भाई, क्या नाम है तुम्हारा और तुम क्या काम रेट करते हो? तभी आनंद बोलता है कि अरे भाई, मेरा नाम आनंद है और मैं गांव में काम ढूंढ रहा हूँ। और भाई, तुम क्या काम करते हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें इस गांव में और कभी नहीं देखा है। तभी अंकित बोलता है कि अरे, मैं पास के ही गांव लखनपुर में रहता हूँ और वहां पर मेरी एक बड़ी दूध की शॉप है और मैं अपनी शॉप में काम करने के लिए एक नौकर को ढूंढ रहा हूँ। तुम मेरे शॉप पर काम कर सकते हो क्या? मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा। तभी आनंद हाँ कर देता है और अंकित और आनंद शॉप की ओर निकल पड़ते हैं। शॉप पर आने के बाद अंकित आनंद को शॉप के काम को समझने लगता है और आनंद को बोलता है कि आनंद, ये बहुत ही सरल काम है और तुम्हें दिन के 20 रुपए ही मिलेंगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन आनंद के मन में आया कि ये अंकित सेठ मुझे एक दिन के 20 रुपए ही देता है, यानी एक महीने के 600 रुपए, और अंकित सेठ महीने के 30-40 हजार रुपए कमाता है। अब मुझे अंकित सेठ को वेतन बढ़ाने को बोलना होगा। तभी अंकित उधर से आ जाता है और आनंद अंकित से बोलता है कि अरे अंकित सेठ, मैं तुम्हारे था यहाँ कई दिनों से काम कर रहा हूँ और आप जो वेतन देते हैं उससे मेरा गुजारा नहीं होता है। तो अंकित सेठ, आप में वेतन बढ़ा दीजिए। आनंद, मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा तो मैं क्या करूंगा? आनंद, तुम्हें काम करना है तो करो, वरना रहने दो, मैं और किसी को भी रख सकता हूँ। तभी अंकित बोलता रहता है और आनंद बिना बोले शॉप से निकल जाता है। एक दिन अंकित की शॉप पर एक आदमी आता है और बोलता है कि अरे सेठ जी, मुझे पहचानते हो क्या? तभी सेठ बोलता है कि अरे भाई, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। अरे अरे सेठ जी, मैं वो हूँ जिसको आपने काम से निकाला था और आप उसे एक दिन के 20 रुपए ही देते थे। और सेठ जी, आज मैं आपसे भी बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। तभी सेठ को शर्मिंदगी महसूस होती। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें खुद पर अहंकार नहीं करना चाहिए।